हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर सेल। तो हम सेल्स के नोट्स डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। ओके। तो क्लास 9 का चैप्टर है यूनिट्स ऑफ लाइफ, मतलब सेल के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ये क्लास 9th का 5th चैप्टर है सेल। तो अगर आप पहले हम इसको देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो 9th क्लास का जो चैप्टर है सेल, उसके टॉपिक्स इन द चैप्टर, तो इन पहले हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे हम ये क्लियर करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में सेल थ्योरी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। फिर डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक्स और आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन पढ़ेंगे उसके, सेल वॉल के फंक्शन पढ़ेंगे, प्लाज्मोसिस पढ़ेंगे, सेल वॉल के फंक्शन पढ़ेंगे, प्लाज्मोसिस, न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। और उसके बाद फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक पढ़ेंगे, गोल्जी एपरेटस पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, फंक्शन ऑफ प्लास्टिड, वैक्यूल्स एंड फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो हम इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स आज कवर करेंगे और कुछ टॉपिक पार्ट 2 में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। तो क्या है इसमें, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इज इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? तो सेल, तो क्या है सेल लाइफ का, क्या है स्ट्रक्चरल, सेल लाइफ का क्या है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्या है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर बनता है जैसे कि ह्यूमन का स्ट्रक्चर, डॉग्स का, ऐसा कोई स्ट्रक्चर। और फंक्शनल का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर बनना वो फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शनल यूनिट है सेल, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है काय का, लाइफ का। और लाइफ का बेसिक यूनिट है, लाइफ का क्या है बेसिक यूनिट है। फर्स्ट लाइन क्लियर हुई। अब सेकंड, तो इट इज अ डिस्कवरी बाय रॉबर्ट हुक इन 1831, इट कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी इसकी डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1831 में कॉर्क स्लाइस के माध्यम से एक पुराने यानी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से की थी। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से की थी। फिर ल्यूविन हुक आए 1674 में। कौन आए, ल्यूविन हुक डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इज पॉन्ड वाटर विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। तो जो ल्यूविन हुक थे उनने 1868 में पॉन्ड पानी, मतलब एक तालाब के पानी में फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी, फ्री लिविंग सेल की थी, जब उन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से की थी। किससे की थी, माइक्रोस्कोप। तो याद रखिए कि रॉबर्ट हुक ने काय से करी थी, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से करी थी। और जो ल्यूविन हुक थे उनने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से करी थी। तो फिर कौन आया, रॉबर्ट ब्राउन आया। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन सेल 1831। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। कितने में, 1831 में रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। फिर कौन आया, परकंजे कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर सब्सटेंस फ्लूइड ऑफ द सेल इन 1839। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। परकंजे ने 1839 में सेल के फ्लूइड, जो सेल है, सेल अभी पढ़ेंगे, उसमें जो फ्लूइड होता है, सब्सटेंस होता है प्रोटोप्लाज्म। उसे क्या नाम दिया था, फ्लूइड सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था।
क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म। तो फिर से एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, बेसिक। तो डिस्कवर सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1831 में। उनने क्या देखा था? काय में देखा था? क्वार्क स्लाइस में देखा था और प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था। फिर दूसरे आए ल्यूविन हुक। ल्यूविन हुक ने 1634 में डिस्कवरी की थी फ्री लिविंग सेल में एक पॉन्ड वाटर, जो की थी इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से। फिर रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की 1831 में। और जो परकंजे थे उनने जो सेल का फ्लूइड होता है उसे क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। 1831 में इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताएं। अब पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में क्या था, अब हम वो पढ़ते हैं। The theory that all the plant and animal, क्या plant और animal are composed of cell and the cell is the basic unit of life, by represented by two biologists Slidin and Swan। थ्योरी टू बायोलॉजिस्ट ने दी थी। सबसे पहले स्लिडिन और स्वान। किसने दी थी? टू बायोलॉजिस्ट। सेल थ्योरी टू बायोलॉजिस्ट ने दी थी, स्लिडिन और स्वान। तो सेल थ्योरी क्या कहती है? तो सेल थ्योरी कहती है कि सभी प्लांट और एनिमल सेल से बने होते हैं। क्या कहती है सेल थ्योरी? कि जो सभी एनिमल और प्लांट है वो काय से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और सेल की जीवन का बेसिक यूनिट है। क्या है? सेल लाइफ का क्या है? बेसिक यूनिट है। इस थ्योरी को दो बायोलॉजिस्ट ने रिप्रेजेंट किया था, स्लेडिन और स्वान ने प्रेजेंट किया था, स्लेडिन और स्वान ने। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंड, फिर से एक्सपेंड की। बर्चाव वाज सजेस्टेड दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब है इसका कि इसके बाद कौन है? स्लिडिन स्वान के बाद कौन है? बर्चावा है, जिनने सेल थ्योरी को और क्या किया? एक्सपेंड किया और ये सजेस्ट दिया कि सभी सेल पुराने सेल से अराइज होते हैं। मतलब जो पुराना सेल है उसी से क्या बनता है? नया सेल बनता है। इसका मतलब है कि कोई भी नए सेल बिना किसी पुराने सेल के नहीं आते। इसका मतलब है कि कोई भी नए सेल बिना किसी पुराने सेल के नहीं आते। ये थ्योरी लाइफ के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती है और सेल की इम्पोर्टेंट रोल को रिप्रेजेंट करती है। सेल थ्योरी के माध्यम से हम समझते हैं कि किसी प्रकार सभी एनिमल का आधार सेल पर है। तो सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स है। पहले कौन आए थे? स्लेडन और स्वान। फिर कौन आए थे? बर्चाव, जिनने कहा था कि सेल कहाँ से आती है? प्री एग्जिस्टिंग से एराइज होती है। अब हम आ गए हैं थर्ड टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? नंबर ऑफ सेल। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को सेल के तरीके से डिवाइड करेंगे कि उसमें कितनी सेल हैं। आर टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म के टाइप्स, ऑर्गेनिज्म को सेल के नंबर के आधार पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसको सेल के नंबर के आधार पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले यूनिसेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर। कौन कौन? यूनि, जिससे नंबर के आधार पर डिवाइड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब देखते हैं यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर काय पे किया जाता है? नंबर के आधार पर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है? यूनिसेलुलर, दीज ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन। एग्जाम्पल अमीमा, पैरासीमिया, बैक्टीरिया सॉरी। तो क्या है कि यूनिसेलुलर ये ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर एक ही सेल से बने होते हैं। काय से बने होते हैं? एक ही सेल से बने होते हैं और ये अपने सारे काम खुद ही परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये तीनों काय से बने होते हैं? एक ही सेल से। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने में पूरी लाइफ ऐसे ही सिस्टम रखते पूरी लाइफ सिंगल सेल वाला। इन्हें किसी और सेल या टिश्यू की जरूरत नहीं होती, बस सिंगल सेल की जरूरत होती, किसी टिश्यू और किसी और सेल की जरूरत नहीं होती। इसका
चलता और डेवलप उन्हीं एक सेल से के माध्यम से होता है। इनका चलना और डेवलप कैसे होता है? एक सेल से ही होता है। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। अब हम आ गए हैं मल्टी सेलुलर पे। तो मल्टी यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर यानी मैनी सेल। तो क्या होता है मल्टी सेलुलर में? मैनी सेल तो many cell grouped together to perform different function in the body and also form various body part जैसे कि फंगी, प्लांट एंड एनिमल। इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म कई सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कई सेल से मिलकर बने होते हैं जो बॉडी में अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी में डिफरेंट अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट वेरियस बॉडी पार्ट का ग्रुप बनाते हैं। वेरियस मतलब बॉडी पार्ट का ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप्ड बनाते हैं एक साथ। इसका एग्जाम्पल है फंगी, प्लांट एंड एनिमल। कौन है? फंगी, प्लांट एंड एनिमल। अब सेकेंड पॉइंट मल्टी सेलुलर का, द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द किड्स फंक्शन दे परफॉर्म देयर डिवीजन ऑफ फ्लेवर इन सेल। सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है उनके काम के आधार पर। यहाँ सेल में काम का डिवीजन होता है, मतलब कि जिस सेल का जो काम होगा वो वही काम करेगी। ऐसे कुछ शेप और साइज डिवाइड किया जाता है। थर्ड, तो each cell has certain kind of cell organelle to perform different types of function like mitochondria और respiration। तो हर सेल में कुछ certain काइंड्स होते हैं, मतलब कुछ प्रकार होते हैं। सेल ऑर्गेनली होती है जो अलग अलग काम करती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सांस लेने में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और रेस्पिरेशन जो सांस लेने के लिए होता है। तो हर सेल का क्या होता है? कुछ प्रकार होती हैं, कुछ ऑर्गेनली होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया अलग काम करती है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया जो सांस लेने रेस्पिरेशन के लिए होता है, ऐसे ही और भी ऑर्गेनली होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग काम करती हैं। अभी हमने पढ़ा था टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ सेल के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कितने टाइप्स के सेल होते हैं? टू टाइप्स के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे। तो क्या है? पहले नंबर प्रोकैरियोटिक। तो ये सेल और ऑर्गेनिज्म लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। सेल ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक के पास क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस क्या होगा? एब्सेंट होगा। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। और प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता और यूकैरियोटिक में सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम होता। सिंगल भी होता और मल्टी भी होता है। रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एसेक्चुअली। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन एसेक्चुअली। और यूकैरियोटिक क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन बोथ करते हैं, सेक्चुअल और एसेक्चुअल। ऑलवेज यूनिसेलुलर। अभी हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर। तो इनमें प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। और यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन की बाउंड सेल ऑर्गेनली होती हैं वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट लाइक माइक्रोकॉन्ड्रिया। अभी हमने देखा था कि क्या करता है हर सेल? कुछ सर्टेन काइंड्स के सेल ऑर्गेनली होती है जो अलग अलग काम करती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सांस लेने रेस्पिरेशन के लिए। ऐसे ही क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती हैं जो अलग अलग काम परफॉर्म करती हैं। काय में? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में सेंट्रियोल इज एब्सेंट, प्रेजेंट ओनली एनिमल सेल। प्लांट सेल में यूकैरियोटिक में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन इज बाय बाइनरी फिजन। इसकी सेल डिवीजन कैसे होती है? बाइनरी फिजन से होती है। सेल डिवीजन इज माइटोसिस और मियोसिस से होती है।
एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और यूकैरियोटिक की फंगी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हमने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के डिफरेंस देख लिए हैं, ये है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट सेल में। अभी हमने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक देख लिया है, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। प्लास्टिड एब्सेंट होती है, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। गोल्जी बॉडी और प्रेजेंट होती है, गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट इन सेल डाइटाइओसोम। वैक्यूल्स आर एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट दे आर स्मॉलर, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज साइज। एनिमल में वैक्यूल नहीं होती है, प्लांट में वैक्यूल होता है। सेंट्रियोसोम इज प्रेजेंट वन साइड टू सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। तो क्या होता है डिफ्यूजन, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि डिफ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसमें एक सब्सटेंस होता है, अपने आकार के अनुसार उस रीजन में क्या करता है, उस रीजन से जहां हाई कंसंट्रेशन होता है उस रीजन की तरफ जाता है, मतलब चलता है। इस प्रक्रिया के दौरान ड्यूरिंग क्या होता है, सब्सटेंस बिना किसी बाहरी सहायता के आकार के अनुसार प्रभावित होता है, कोई हेल्प नहीं लगती, वो अपने आप हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता रहता है। जैसे कि CO2 और ऑक्सीजन जो सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से डिफ्यूजन के जरिए प्रवेश करती है, मतलब जो CO2 है वो डिफ्यूजन के माध्यम से प्रवेश करती है। ये प्रक्रिया सेल को अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने में हेल्प करती है। बस इस तरह डिफ्यूजन एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है जो सेल को उनकी आवश्यकता के आवश्यक सब्सटेंस प्रदान करती है। सब सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन की और प्रोसेस इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट द एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल का मूवमेंट है। क्या है ऑस्मोसिस, वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, मूवमेंट है, जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। काय के माध्यम से होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है, काय के साथ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है। प्लांट सेल का अक्सर ऑस्मोसिस के जरिए पानी प्राप्त करते हैं, प्लांट सेल ऑस्मोसिस के जरिए क्या करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं, जो उन्हें हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। हाइड्रेशन, न्यूट्रिएंट और एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, मदद करता है। इन दोनों प्रक्रियाओं से सेल अपने लिए जरूरी सब्सटेंस प्राप्त करते हैं और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की वजह से क्या करते हैं, अपनी प्रक्रिया करते हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सब्सटेंस। What happened to cell in sugar और salt solution? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कंडीशन रिजल्ट। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, इस सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन, जो पानी की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर
की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। इसमें हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो वाटर की कंडीशन कंसंट्रेशन है वो सेल की कंसंट्रेशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। मीडियम सराउंडिंग सेल इज हाई वाटर कंसंट्रेशन देन सेल। क्या होती है, इस सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सेल के अंदर की कंसंट्रेशन किसकी, सेल के अंदर की। फिर इसका रिजल्ट, सेल पानी को ऑस्मोसिस करेगा। क्या करेगा, सेल पानी को ऑस्मोसिस करेगा और स्वेल अप होगा। और क्या होगा, स्वेल अप होगा। क्या होगा, स्वेल अप होगा, यानी वो बढ़ेगा। यानी क्या होगा, बढ़ेगा। सेल क्या होगा, बढ़ेगा जब सेल में पानी जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर देन द सेल। तो इस सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कंसंट्रेशन से कम होती है, पानी की कम होती है, सेल की। इस सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होती है, हाइपरटोनिक में कम होती है और हाइपोटोनिक में ज्यादा होती है। इसमें रिजल्ट में क्या होता है, सेल पानी को खो देता है और श्रिंक होता है, मतलब सेल से पानी निकल जाता है और वो सूख जाता है। अब आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में क्या होता है, इस सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह बराबर होती है। काय में, आइसोटोनिक में इक्वल होती है, बराबर होती है। रिजल्ट, सेल की साइज में कोई बदलाव नहीं होता क्योंकि पानी का मूवमेंट बैलेंस में होता है। अगर आप शुगर या साल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो अगर ये हाइपोटोनिक नहीं तो सेल स्वेल होगा, अगर हाइपरटोनिक है तो सेल श्रिंक होगा, और अगर आइसोटोनिक है तो सेल की साइज में कोई बदलाव नहीं होगा। आइसोटोनिक अपने आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बिल्कुल सही समझाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और बाहर क्या होती है, दोनों जगह बिल्कुल बराबर होती है। रिजल्ट में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों डायरेक्शन में क्रॉस करता है पर सेल की साइज में कोई बदलाव नहीं होता, सेल अपनी नॉर्मल साइज में रहता है। आई होप आपको इतने टॉपिक समझ आ गए होंगे। तो अब हम आगे का पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और समझिए हर एक वर्ड और लाइंस को। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो के लिए, और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।